नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 जून यानी कि आज के मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम में आए हुए सभी शिफ्टों के प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश में नागा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मुरैना में नागा जी का मेला आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पास पोरसा नामक स्थान पर नागा जी का मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला मुगल सम्राट अकबर के समय से आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन संत नागा जी की याद में किया जाता है। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहा? तो आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यकाल अभी तक के मुख्यमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहा। उन्होंने 2005 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, हरिशंकर परसाई किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों, हरिशंकर परसाई जो कि एक हिंदी लेखक हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हुआ था, याद रखिएगा। हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश के हिंदी लेखक हैं। वे आधुनिक हिंदी के प्रख्यात व्यंग्यकार थे। उनका जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो दोस्तों, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी। और साथ ही याद रखिएगा, भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ही थी, याद रखिएगा। सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वह कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई थी। उन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भारत में भुगतान बैंक के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो दोस्तों, प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है भारत में भुगतान बैंक के लिए। भुगतान बैंक सामान्य बैंकों की तरह ही है, लेकिन वह बिना किसी क्रेडिट जोखिम के एक छोटे क्षेत्र में काम करते हैं। भारतीय एयरटेल ने मार्च 2017 में एयरटेल पेमेंट नाम से भारत में पहला भुगतान बैंक लॉन्च किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, मेगन सुट किस देश की खिलाड़ी है? तो दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। मेगन सुट एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न था, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। अगला प्रश्न था, जनवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ था? दोस्तों, यह प्रश्न पटवारी में भी 2 से 3 बार पूछा गया था और इसका आयोजन गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 8 जनवरी को अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। G20 थीम एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य पर आधारित इस महोत्सव में 68 देशों के करीब 125 पतंगबाजों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न था, विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न था, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आप सभी जानते होंगे, यह नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे की एक बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह बैठक भारत छोड़ो आंदोलन का एक हिस्सा थी, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का संकल्प लिया गया था। अगला प्रश्न था, भविष्य में जनसंख्या का पता कौन लगा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब था जनसंख्या प्रक्षेपण। भविष्य में जनसंख्या अनुमान को तैयार करते समय पिछले आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या वृद्धि दर और मृत्यु एवं जन्म दर की भविष्य की धारणाओं पर विचार किया जाता है। अगला प्रश्न था, 2022 का एकलव्य पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों, 2022 का एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह को मिला, याद रखिएगा। यह साइकिलिस्ट हैं। स्वाति सिंह एक साइकिलिस्ट हैं जिन्हें 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न था, 2022 फार्मूला 1 अरामको यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री 2022 किसने जीता? तो दोस्तों, यह जीता है मैक्स वेरास्टेपेन ने। अगला प्रश्न था, विंध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश गठन एवं विभाजन से संबंधित मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाकर अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, उसे आप एक बार जरूर देखिएगा। लगभग डेली उससे आपको एक प्रश्न देखने को मिल रहा है
और दोस्तों याद रखिएगा 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। विंध्य प्रदेश भारत का एक भूतपूर्व प्रदेश था जिसका क्षेत्रफल 23,603 वर्ग मील था। भारत की स्वतंत्रता के बाद सेंट्रल इंडिया एजेंसी के पूर्वी भाग की रियासतों को मिलाकर 1948 को विंध्य प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था, जिसकी राजधानी रीवा थी। दोस्तों कई बार पूछा जाता है विंध्य की राजधानी क्या थी। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के तहत इसे मध्य प्रदेश का हिस्सा बना लिया गया था। अगला प्रश्न था, मार्च 2021 में किसे सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया गया? तो दोस्तों यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। सेरा का फुल फॉर्म होता है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एमपीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। पिथौरा चित्रकला का संबंध भील जनजाति से है। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति के सबसे बड़े त्योहार पिथौरा पर दीवार पर बनाई जाने वाली एक चित्रकला है। अगला प्रश्न था, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया? तो दोस्तों यह उद्घाटन उन्होंने सिकंदराबाद में किया था। साथ ही याद रखिएगा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 15 नवंबर 2022 को सिकंदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न था, वित्तीय विधेयक कौन पारित करता है? तो याद रखिएगा लोकसभा वित्तीय विधेयक पारित करता है। वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित होने और राज्यसभा को भेजे जाने पर ऐसा विधेयक अध्यक्ष द्वारा समर्थित होता है। इसका मतलब है लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद अध्यक्ष के इस पर हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद इसे राज्यसभा भेजा जाता है। अगला प्रश्न था, किन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता होती है? तो दोस्तों दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है और यह प्रश्न भी दोस्तों 2 से 3 बार वन रक्षक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न था, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न था, अल्फा एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? तो दोस्तों यह स्टार्च एवं कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में मदद करता है, अल्फा एमाइलेज। अगला प्रश्न था, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। फिर प्रश्न था, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और इस समझौते में गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। 5 मार्च 1931, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, अनुच्छेद 315 का संबंध किससे है? तो दोस्तों संघ और राज्यों की लोक सेवा आयोग के गठन से संबंध है अनुच्छेद 315 का। अगला प्रश्न था, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय को भारतीय नव जागरण का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में की थी। अगला प्रश्न था, मोतीलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों सिलेक्टेड वर्क ऑफ मोतीलाल नेहरू पुस्तक का नाम है, जो कि मोतीलाल नेहरू जी की पुस्तक है। मोतीलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक कार्यकर्ताओं में से एक थे। अगला प्रश्न था, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों यह प्रश्न भी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों H.C. मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य बने तब H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और बाद में 11 दिसंबर 1946 को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न था गढ़वाल में रैनी गांव किस महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों यह चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। गढ़वाल में रैनी गांव जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन 1970 में उत्तराखंड के गढ़वाल में शुरू हुआ था। उत्तराखंड के चमोली इलाके में रैनी कस्बे की मजदूर महिलाओं की एक सभा ने पेड़ों की कटाई को रोकने और उनकी तथागत लकड़ी पाने की स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया और यह ऐतिहासिक घटना 26 मार्च 1974 को हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किसे परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न था जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 78,22,902। अगला प्रश्न था कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों यह भारत एवं इंडोनेशिया के बीच हुआ एक नेवल अभ्यास था, याद रखिएगा नेवी का था। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पोरेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था एलिफेंटा की गुफाएं कहां स्थित हैं? तो आप सभी जानते हैं एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न था अंग्रेजी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो याद रखिएगा नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न था पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। फिर प्रश्न था श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला प्रश्न था प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत 2019 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 का बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो दोस्तों हॉमर बर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक नहीं है? तो दोस्तों स्वाति थिरुनल इसका सही जवाब था। तो दोस्तों ये थे वह प्रश्न जो आज के सेकंड और थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आज की वीडियो आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।